Hey guys, so this is my next video continuing the chapter respiration and circulation and हमने mechanism of breathing ख़त्म कर लिया last video में and we are going to today talk about regulation of breathing. तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले ये समझा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है फ्रॉम नोज टू लंग्स एंड टिश्यूज़. उसके बाद हम कैसे ऑक्सीजन लेके कैसे बॉडी उसको यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो करती है इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये पढ़ा इन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि हु इज कंट्रोलिंग ऑल दिस. दैट्स कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. रेगुलेशन का मतलब ही होता है कौन उसको रेगुलेट कर रहा है, कौन चला रहा है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है. Okay, as we all know that we breathe. Okay, so I know we all breathe. तो हम अराउंड 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं. एक नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है, वेर एज एक बेबी ऑन एन एवरेज 44 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है. टॉकिंग अबाउट babies. Okay, these babies now come under different categories. कोई कोई बेबीज कोई नहीं, मतलब द न्यू बॉर्न बेबीज का जो मूवमेंट होता है पर मिनट का वो अराउंड 55 to 60 पहुंचता है. देन अराउंड 1 year to 2 years के बच्चे अराउंड इस वाले पार्ट में आते हैं. 2 years to 4 years के बच्चे थोड़ा सा और कम होके 35-40 अराउंड आते हैं. सो दिस इज एन एवरेज कि बेबीज 44 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं, हम 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं. So how is times calculated? Simple. We sit, we relax, we breathe in and we breathe out. ये one breath कहलाया जाता है. So one breath is one breathing in and one breathing out. Total counts for one breath, as I have already mentioned in my previous videos. So what happens is आप 1 मिनट अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड दैट अराउंड 12 to 16 टाइम्स आप ब्रीथ करते हो. ओके, दिस इज गोइंग टू बी मोर बिकॉज हमारा ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो गया बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग. सो नॉर्मल ब्रीदिंग इन एंड नॉर्मली ब्रीदिंग आउट इज what 12 to 16 times account for. Okay, apart from this our normal breathing जो है is an involuntary process. Involuntary, it is not under the control of our will. Yes, we know breathing is not under our control. Can we hold our breath? Yes, for a few time, for a few limit of मिनट्स और सेकेंड्स. तो उसको हम वॉलेंट्री प्रोसेस बोलते हैं कि हमने थोड़े मिनटों के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं, बट एक्चुअल में ओवरऑल इट इज़ एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस. Okay, we all know that as it is an involuntary process, along with involuntary process, respiration is a dual process. Sorry, it is an under dual control. Respiration is under dual control. What do you mean by dual control? दो कंट्रोल में है, एक हमारे नर्वस कंट्रोल में और दूसरा हमारा केमिकल कंट्रोल में. ओके, नर्वस कंट्रोल आता है आपका ब्रेन और केमिकल कंट्रोल आता है आपके हॉर्मोन्स. सो बेसिकली आई वुड कॉल इट दैट इट इज अंडर आवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये कंट्रोल करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है. तो हॉर्मोन्स और ब्रेन के साथ मिक्स होके हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है. Now when it is, I am saying when it is an involuntary process under nervous and chemical control, तो मैं आपको पॉइंट करूंगी ब्रेन पे. ब्रेन पे there are two places located called as pons and medulla. यहाँ पे पीछे की तरफ होते हैं, ऊपर पॉन्स होता है, नीचे मेड्यूला होता है. तो ये पॉन्स एंड मेड्यूला विच आर अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन आर द ones who are the centers who control respiration. That is why they are known as respiratory centers. Pons and medulla are called the respiratory centers of breathing, or I would say of respiration. तो पॉन्स और मेड्यूला ब्रेन के आपके, मतलब योर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. पॉन्स और मेड्यूला आपके हाइंड ब्रेन वाला पार्ट होते हैं और ये लोगों को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स. What do the respiratory center do? They basically control the rate, and depth of your respiration. They basically control the rate at which you will breathe and the depth, how much you will take in and how much you will take out, is all controlled by respiratory centers of your body, which are the pons and the medulla.
Now these respiratory centers are divided into three parts. Let us see that. So your respiratory centers are divided into three groups. Okay. सबसे पहला group is the dorsal group of neurons. सबसे पहला group is the dorsal group of neurons present in medulla. Okay. They are present in medulla. ये क्या काम करते हैं? ये basically आपके inspiratory center बनते हैं. You all know what do you mean by inspiration, right? जो breathe in वाला process है ना breathing में, उसको inspiratory center control करता है. दूसरा is the ventrolateral group of neurons. Okay, ventrolateral group of neurons in medulla. अच्छा, ये क्या करते हैं? ये दोनों बनते हैं. So ये basically I am writing in short, ये inspiratory as well as expiratory center बनते हैं. ये दोनों सेंटर बनते हैं. And the last group is the pneumotaxic center. Pneumotaxic center in pons. ओके, ये दोनों मेड्यूला में थे, ये पॉन्स में था. इसका सबसे मेन काम है टू लिमिट इंस्पिरेटरी सेंटर और टू लिमिट इंस्पिरेशन. टू लिमिट इंस्पिरेशन मतलब ये बेसिकली आप जो इंस्पिरेटरी सेंटर जो इंस्पिरेशन कर रहे हो उसका कंट्रोल भी होना चाहिए. ऐसे सिर्फ लेते जा रहे ऐसा नहीं होता है. एक पॉइंट के बाद देना भी पड़ता है. तो वो लेने पे जो कंट्रोल होता है वो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता है पॉन्स में. और इसके अलावा ये एक और काम करता है और वो है रैपिड आई मूवमेंट. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रैपिड आई मूवमेंट? अच्छा, तो ये पूरा एक साइकिल होता है. जो आपका स्लीप साइकिल होता है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है. पहला स्टेज होता है अवेक. अवेक इज बिफोर पहला स्टेज. ठीक है, यू बिगिन विथ अवेक. फिर पहला स्टेज होता है रैपिड आई मूवमेंट, जहाँ पे आप हल्के से जगे हुए और हल्के से आपकी आंखें हिल रही है, बट यू आर नॉट इन कंप्लीट स्लीप, यू आर इन अ स्लो वेव स्लीप. ठीक है. और सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज होते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जहाँ पे आप कंप्लीट स्लीप हो जाते हो या फिर कंप्लीट वेक हो जाते हो. सो दिस इज अनदर सर्कल जो हम लेटर वीडियोस में पढ़ेंगे, दिस रैपिड आई मूवमेंट और द स्लीप साइकिल जिसको हम बोलते हैं. बस अभी के लिए याद रखो दैट रैपिड आई मूवमेंट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स. तो इसको भी कोई विपरीत होना चाहिए. इसके विपरीत जो एक अलग ग्रुप है विच इज नॉट इन दिस. ओके, सो दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा ग्रुप. This extra group is called as apneustic center. ठीक है, this extra group is called as apneustic center and it is present in medulla, which does exactly opposite of what pneumotaxic center does, which does exactly opposite to pneumotaxic center, or I would say antagonist to pneumotaxic center. तो अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर लिमिट कर रहा है इंस्पिरेशन को तो ये सपोर्ट करेगा इंस्पिरेशन को. अगर वो रैपिड आई मूवमेंट कर रहा है तो ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट करेगा. इन दिस वे योर एंटायर सेंटर योर नर्वस सिस्टम इज बीन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग और इज बीन कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन विथ 3 ग्रुप्स. पहला ग्रुप है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मेडुला में ही, जो सिर्फ इंस्पिरेशन देखेगा. दूसरा ग्रुप है वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का एक गुच्छा जो मेडुला में ही है, जो इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन देखेगा. तीसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में है, जो इंस्पिरेशन को लिमिट करेगा. ऑटोमेटिक. तो फिर यू वुड बी वंडरिंग एक्सपिरेशन को लिमिट कौन करेगा? ऑटोमेटिक है. अगर इंस्पिरेशन बंद हो गया तो एक्सपिरेशन चालू हो जाएगा. एक्सपिरेशन को बंद करने के लिए इंस्पिरेशन को चलना पड़ेगा, राइट. एंड यहाँ पे आता है आपका एक नया प्रोसेस कॉल्ड एज हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स, जो हम अब करेंगे, जो आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे कंट्रोल होता है और कैसे लाइन अप करता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, वो दर्शाता है. लेट्स सी. तो क्या होता है हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स? हमने वो जो 3 ग्रुप्स देखे हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स के पॉन्स और मेडुला में. एक था डोर्सो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, एक था वेंट्रोलैटरल. डोर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे. सो डोर्सो ग्रुप, वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ न्यूरॉन, जो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर्स
इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को संभालते हैं, इसलिए उनको इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर्स बोलते हैं। तो अब लेट्स सी कि हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स होता कैसे। क्या होता है, जैसे ही आप इंस्पिरेशन करते हो, ठीक है, जैसे ही आप सांस अंदर लेते हो तो आपके लंग्स एक्सपैंड करते हैं। जब आपके लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो लंग्स इंटरकोस्टल मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था इन इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर देयर आर स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जो वहां पे प्रेजेंट है वो सिग्नल को लेने के लिए। जैसे ही लंग्स एक्सपैंड करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते ही अपना एक नर्व इम्पल्स बनाते हैं और ये इम्पल्स ब्रेन के पास लेके जाते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व के थ्रू जब ये ब्रेन के पास जाता है तो ये वेगस नर्व जाके मिलता है एक्सपिरेटरी सेंटर को। एक्सपिरेटरी सेंटर कौन था? डोर्सोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेड्यूला। अब जैसे ही ये इम्पल्स जाता है एक्सपिरेटरी सेंटर के पास कि भाई लंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गए हैं, तो एक्सपिरेटरी सेंटर तुरंत इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है। इसका मतलब मेन इंस्पिरेटरी सेंटर था डोर्सोलैटरल ग्रुप और आधा वेंट्रोलैटरल ग्रुप, तो ये दोनों शांत करते हैं, ये एक्सपिरेटरी सेंटर इन दोनों न्यूरॉन्स को शांत करते हैं। जैसे ही इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट हो जाता है, वो न्यूरॉन्स रुक जाते हैं, उनका काम रुक जाता है, तो ऑब्वियसली आपका इंस्पिरेटरी सेंटर रिलैक्स हो जाता है। जब आपका इंस्पिरेटरी सेंटर रिलैक्स हो जाता है तो वो न्यूरॉन काम करना बंद कर गए, और अगर वो न्यूरॉन काम करना बंद कर गए तो आपके लंग्स की जो अंदर की एक्सपेंशन की हवा थी वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, लंग्स डिफ्लेट होना शुरू हो जाएंगे। जब हवा बाहर निकल रही है तो क्या होता है? एक्सपिरेशन। इसका मतलब एक्सपिरेशन बिगिन हो गया। जैसे ही एक्सपिरेशन बिगिन हुआ, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए, डिफ्लेट होने शुरू हो गए, स्ट्रेच रिसेप्टर्स को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, दे डू नॉट गेट स्टिमुलेटेड, देयर इज नो एक्टिवेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, तो वो जो सिग्नल था यहाँ से जा रहा था वो बंद हो जाएगा। अगर वो सिग्नल बंद हो जाएगा तो एक्सपिरेटरी सेंटर का सिग्नल बंद हो जाएगा। अगर एक्सपिरेटरी सेंटर का सिग्नल बंद हो जाएगा तो इनहिबिशन नहीं होगा, दिस विल स्टॉप। And when there is no inhibition on the inspiratory center, तो inspiratory center क्या करेगा? फिर चालू हो जाएगा। So वापस you will begin another cycle of breathing and your inspiration will begin again. This inspiration begins again, lungs expand again, stretch receptors take them again, impulse goes to expiratory center, again they get inhibited, lungs को relax करवाया जाता है, lungs का deflation होने की वजह से expiration होता है, expiration होने की वजह से वापस इनहिबिशन रुका दिया जाता है, इनहिबिशन रुकाने की वजह से ये फिर एक्टिवेट हो जाते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर्स, एंड देन दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड यू कीप ब्रीदिंग। तो फिर हम इसको हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं? दिस इज अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म जहाँ पे इट कंट्रोल्स द डेप्थ एंड द रेट ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। फॉर दैट मैटर आप अपने ब्रीद इन पे कंट्रोल करो, आपके ब्रीद आउट पे कंट्रोल हो, या फिर इन अदर वर्ड्स आई वुड से कि आपके लंग्स इतने एक्सपैंड ना हो जाएं कि आपके लंग्स बर्स्ट हो जाएं। ये भी हो सकता है, राइट? यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंशन। वो यहाँ आता है कंट्रोल, एक लिमिट तक एक्सपैंड हुए, ये लोग कंट्रोल करते हैं। दिस एंटायर सर्कल इज कॉल्ड एज हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, जहाँ पे आपके लंग्स का एक्सपेंशन कंट्रोल में रखा जाता है ताकि लंग्स गेट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम bursting. I would repeat again, prevention over the expansion of lungs and inhibiting them from the neurons, or I would say from the point of bursting, ताकि lungs normal breathe in breathe out करे without bursting। इसीलिए हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, इस पूरे स्ट्रेच को हम बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ओके, नाउ what we are going to see now is, I had told you all कि एक वॉलंटरी प्रोसेस भी होता है। वो वॉलंटरी प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन में ही एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स करके फोर ब्रेन में पार्ट होता है, ठीक है, एक पार्ट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है और मेड्यूला होता है।
सो हमारा जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो कंट्रोल करता है हमारा थोड़ा सा वॉलंटरी ब्रीदिंग। वॉलंटरी रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम पानी हमारे बॉडी के नाक से या मुंह से पानी अंदर एंटर करने वाला है, या कोई गंदी गैस एंटर होने वाली है, या पॉइजनस गैस एंटर होने वाली है, तो या हम स्विमिंग पूल में डूब रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, वी स्विम कर रहे हैं, तो हम हमारी सांस रोक देते हैं कुछ मिनटों के लिए. That few minutes is being controlled by the cerebral cortex of your brain, and that is why it's called a little point of time तक we can say that it is under voluntary control. but उसके बाद आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, ऑटोमेटिकली आपका वॉलंटरी कंट्रोल स्विच हो जाता है इनवॉलंटरी पे और आप अपनी सांस छोड़ देते हो. विद दिस आई कैन से दैट वॉलंटरी कंट्रोल आपका एक प्रोटेक्टिव एक्शन है, जहाँ से आप थोड़ा बहुत अपने बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव बन सकते हो थ्रू वॉलंटरी कंट्रोल. बट देन योर वॉलंटरी बॉडी विल थ्रो एन इनवॉलंटरी प्रोसेस ओवर वॉलंटरी प्रोसेस. With this, I finished the entire regulation of breathing also. And I hope you understood what is Herring Brewer reflex, what are the three groups responsible for the control of your respiration. And I'm signing off for today's lecture. Thank you so much.